नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त सेशन की। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के 15 मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए। 2026 में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि अभी कल परसों में जो आपका पेपर होने वाला है, अगर हिस्ट्री का पेपर है आपका और हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, तो निश्चिंत हो जाइए। और अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ने में नहीं आया, तो जो क्वेश्चन मैं आपको आज इस सेशन के माध्यम से दे रहा हूं, मात्र उतने क्वेश्चन आप लगा लीजिए। उन क्वेश्चनों के दम पर दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि इससे के माध्यम से आप 90% प्लस तक भी ला सकते हो। जरूरत है ईमानदारी से मात्र आज के द्वारा देने वाले जो प्रश्न दे रहा हूं मैं, उनको फॉलो करने की। तो चलिए बिना देर करे बढ़ते हैं सेशन की ओर। जरा देखते हैं कि हिस्ट्री के ऐसे कौन से वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमारी नैया पार लगा सकते हैं। जी हाँ, और ये एक तरह से आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, अगर नहीं पढ़ा है अभी तक और अब तक अगर आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि अब एग्जाम में समय नहीं है। मेजर में सब्जेक्ट अगर आपका इतिहास है तो अभी 5 या 6 तारीख को पेपर है आप लोगों का। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर अभी भी आप लोग नहीं जाग रहे हो, तो जाग जाइए। अब समय हो चला है, समय हो चुका है ना। एक दो दिन में दोस्तों तैयारी नहीं होती, और वैसे भी 3-4 दिन मात्र आप लोगों के लिए बचे हुए हैं। अभी से कर लीजिए। ये 15 क्वेश्चन मैं आज आपको दूंगा। उन 15 क्वेश्चनों पे पूरी ईमानदारी से अगर जी जान लगा के आपने उसकी तैयारी कर ली, तो मैं स्टाम्प पर लिख के देने को तैयार हूं आप लोगों को। 90% प्लस तक आप इन प्रश्नों के माध्यम से एग्जाम में ला सकते हो। चलिए डायरेक्टली बढ़ते हैं सेशन में, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेंगे आज का पहला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। पुनर्जागरण पहला क्वेश्चन है आपका आज का हिस्ट्री का। 20वीं इतिहास की क्लासेस हम देख रहे हैं। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के कारण बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए जरा आप। और इस क्वेश्चन को दोस्तों एग्जाम में आपसे ये सभी पूछा जा सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण पर एक निबंध लिखिए। दो प्रकार है अलग अलग प्रश्नों के, दोनों प्रकार मैंने आपके सामने रख दिए हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, नहीं तो मैं पीडीएफ आप कमेंट में जो है मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं कमेंट में आपको पीडीएफ की लिंक सेंड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तृतीय स्थायी गणतंत्र के बारे में। तृतीय जो स्थायी गणतंत्र है ना, ये एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है ये प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा। कई बार ही प्रश्न आया है एग्जामों में, आपके टेस्ट में भी, आपके स्कूल और कॉलेज में जो टेस्ट लिए जाते हैं उनमें भी एग्जाम कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से जो लगातार प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सारे प्रश्नों का निचोड़ है ये। तो तृतीय गणतंत्र के बारे में आप क्या समझते हैं, उसके सामने की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है और उन समस्याओं का समाधान क्या है, पहला प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न को और एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है, देखिए अगला उसका फॉर्मेट अलग से बदल के वो पूछ सकता है कि फ्रांस के तृतीय गणतंत्र को कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, है ना, उसके और उस पर जो है उन समस्याओं पर कैसे काबू पाया। तो प्रश्न का तरीका पूछने का अलग है, जबकि प्रश्न वही है, प्रश्न में कोई बदलाव नहीं है। वहां पर भी गणतंत्र के बारे में पूछा गया है मेन मुख्य प्रश्न में, यहां पर भी आपसे तृतीय गणतंत्र के बारे में बोल दिया गया है। यहां पर एक्स्ट्रा डेट डाल दी 1871, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सके। याद रखिएगा, वहां पर भी समस्याएं बोली गई थी, समाधान बोला गया था, यहां पर भी समस्याएं उसने पूछ ली गई कि कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन कठिनाइयों पर कैसे काबू पाया। और वहीं इस प्रश्न को देखिए और कैसे कैसे पूछ सकता है, ऐसे तो आप लोगों को कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। उन विभिन्न समस्याओं का वर्णन करो जिनको फ्रांस को 1871 के उपरांत सामना करना पड़ा, और वहीं है फ्रांस के तृतीय गणतंत्र की समस्याओं का वर्णन करो। अब अगर ध्यान से आप प्रश्न को देखोगे ना, तो पूरा प्रश्न एक ही है, चाहे वो अथवा में 1000 बार क्यों ना पूछ ले, प्रश्न पूरा का पूरा एक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला प्रश्न है आपका बिस्मार्क की गृह नीति। जी हाँ, मेन कॉन्सेप्ट आपका जो है ना, ये यही है, बिस्मार्क की गृह नीति। बिस्मार्क की गृह नीति, ये इतना आपका मुख्य प्रश्न है। बिस्मार्क की गृह नीति क्या होती है इसको बताइए। लेकिन इस गृह नीति को अलग से पूछ सकता है, जैसे 1871 के पश्चात बिस्मार्क ने जर्मनी को आंतरिक स्थायित्व कैसे दिया था, और इसी प्रश्न को 1871 के बाद में बिस्मार्क ने जर्मनी की आंतरिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया था। देखिए क्या कर रहा है, भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा है, प्रश्न वो का वही है। तो एक प्रश्न के अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, प्रश्न की तैयारी कीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिमाग को 360 डिग्री मूवमेंट के साथ आप लोग इसने इसकी तैयारी कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कैंसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति की आलोचनात्मक व्याख्या। तो यहाँ विलियम द्वितीय की जो विदेश नीति रही है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करना है, मतलब उसकी व्याख्या करते हुए अंतिम रूप से उस विदेश नीति की कुछ आलोचना भी करनी है, और उसके बाद में अपनी ओर से कुछ सुझाव भी देना है। इसी प्रश्न को, प्रश्न नंबर 4 को अलग अलग फॉर्मेट में पूछ सकता है, अथवा मैं आपके सामने लिख करके लाया हूं, और इसीलिए मैं साइड में खड़ा होकर के आज आपको ये पेपर
एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोग सामने, ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर पाए। वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो इन प्रश्नों को, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में आना पड़ेगा, वहां पर आप मुझे कमेंट कीजिए, वहां पर आप लोगों को मैं इसकी लिंक डलवा दूंगा इस नोट्स की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बर्लिन कांग्रेस 1878 का आलोचनात्मक परीक्षण, या बर्लिन कांग्रेस का 1878 का जो पूरा विवरण है उसका यहाँ पर आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। मतलब कि बर्लिन का जो 1878 का जो पूरा मुद्दा रहा क्या था, वो बर्लिन की संधि थी, बर्लिन की संधि। तो उसी बर्लिन की संधि को के बारे में आपको यहां बताना है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए अगला प्रश्न है कि रूस की 1905 की क्रांति के कारण और परिणाम दोनों बताना है। तो कुल मिलाकर अगर आप रूस की 1905 की क्रांति को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो फिर आपको कारण परिणाम अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी सफलता या असफलता के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ कवर कर पाओगे आप। तो प्रश्न नंबर 6 को ध्यान रखिएगा दोस्त, जो कीवर्ड इसमें पूछे गए हैं सारे कीवर्ड आपको तैयारी करना हो सभी कीवर्ड पे। अगला प्रश्न है आपके लिए 2026 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताइए। और इस प्रश्न को कई बार कई तरीके से अलग अलग तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, हाँ सारे तरीके यहां पर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्र संघ के उद्देश्य और संगठन बताइए क्या क्या है। राष्ट्र संघ का है ना, यूएन के उद्देश्य क्या है, और उस संगठन के बारे में कंप्लीट बताइए क्या है, ठीक है, और उसकी स्थापना, उद्देश्य, लक्ष्य वगैरह वगैरह क्या। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, है ना, अथवा वाले को भी अच्छे से पढ़िएगा, आपको पूरा प्रश्न समझ आएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जो आपके तैयारी में जान डाल देगा, जी हां, आपके नॉलेज में एक्स्ट्रा वृद्धि कर देगा। देखिए प्रश्न है, दो महायुद्धों के बीच क्षतिपूर्ति का प्रश्न क्या था। देखिए यहां पर बीच में मसाला डाल दिया प्रश्न में, क्या कहा, दो महायुद्धों के बीच में क्षतिपूर्ति का प्रश्न क्या था, विस्तार से समझाइए। अरे भाई कौन से दो महायुद्ध कौन से। अब मैं देखिए, विश्व के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, कई युद्ध हुए हैं, डावेस योजना, यंग योजना और लोसाने सम्मेलन, ये सब इन्हीं युद्धों के परिणाम है, याद रखिएगा। और अगले में अथवा में उन्हीं योजनाओं पर आप लोगों से यहां टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है एक दूसरे से संबंधित ही है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, इस बात को समझने की आप लोगों को जरूरत है दोस्तों। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है यहां पर। अच्छा 9 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ दोस्तों मुझसे, है ना, 9 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ये 10वां है, 9 नंबर डला हुआ है, 10वां है, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे ना। तो यहां पर कुल मिलाकर के 15 की जगह 14 क्वेश्चन लिस्ट में दिखेंगे, लेकिन हो जाएंगे आपके 15 क्वेश्चन, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 15 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो पेपर में आग लगा देंगे। जी हां, आपके अंदर आग लगा देंगे। अगर आपने तैयारी कर ली ना, तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाओगे और 100% पेपर करके आओगे, और जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो मुस्कुराकर हंसते हुए व्हाट्सएप पर आप मुझे धन्यवाद का मैसेज करोगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए प्रश्न नंबर 10 को जरा देखिए, 9 नंबर के रूप में है प्रश्न नंबर 10। चीन में 1911 और 1949 की क्रांति जो हुई थी, उनके कारण और परिणाम दोनों बताइए, दोनों की तुलना भी कीजिए, और उन कारण परिणामों का क्या प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव का विश्लेषण भी आपको करना है। वही प्रश्न नंबर 10 की जगह 11 रहेगा, तो प्रश्न नंबर 11 है, इटली में फांसीवाद के उदय और मुसोलिनी के पतन के कारण बताइए। मुसोलिनी का पतन क्यों हुआ था, तो इटली में फांसीवाद क्यों आया, और जब आया तो मुसोलिनी का पतन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 को देखिए, प्रश्न नंबर 11 यानी कि अब 12 में यहां से ठीक ठाक हो चुका है। प्रश्न नंबर 12 बाकी में 12 ही है ना, तो आपको पता है पिछले स्लाइड में 9 नंबर को 10 नंबर हो गया था, इसलिए थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं नंबर, लेकिन पूरे प्रश्न 15 ही दूंगा मैं आप लोगों को, मुझ पर भरोसा रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12 है, हिटलर की घरेलू और विदेश नीति, दोनों नीति आपको बतानी है कि हिटलर ने अपने देश को, जर्मनी को लेकर के क्या नीति अपनाई, और विदेशियों को लेकर के, विदेशों को लेकर क्या नीति अपनाई। दोनों नीतियों के बारे में आपको समेकित रूप से वर्णन करना है, दोनों को मिलाकर के आपको उसका वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, घटना, परिणाम, तीनों को बताना है। बहुत आसान, प्रथम विश्व युद्ध की तरह आसान है, सरल है, और आपने कई बार इसको अब तक पढ़ा भी है, लेकिन अब जरूरत है सारे कॉन्सेप्टों को एक साथ मिलाकर के तैयारी करने की, है ना। इन प्रश्नों से बाहर आपको कतई नहीं जाना है, एक प्रश्न भी आपको बाहर से नहीं पढ़ना है। जितने प्रश्न दे रहा हूं मात्र उतने प्रश्नों की तैयारी कीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 14 को जरा देखिए, छोड़ो मत देना गलती से भी दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का प्रश्न है ये, और कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य, अंगों का वर्णन कीजिए। अब ऐसे तो यूएन के कई
सारे अंग है, लेकिन उसमें जो मुख्य अंग है जैसे विश्व बैंक है ना, तो जो IMF है, ये सब जो मेन जो इसके संगठन है उनकी आपको चर्चा करनी है। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान में ये UN जो होता है क्या भूमिका निभाता है, ये बताना है आपको। तो जैसे आप ये कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ोगे ना UN वाला, तो आपको पूरा टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर यही बताने आया हूं कि अब आपको, चूंकि आज से अगर गिनती के देखोगे तो मुश्किल से आपके पास में 5 दिन बचे हैं, क्योंकि 5वें दिन आपका पेपर है। 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो अब आपको तैयारी में पूरी ईमानदारी झोंकनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी है, लेकिन पूरी ईमानदारी झोंकनी पड़ेगी। और उस ईमानदारी के लिए जरूरी है आपके पास में एक प्रॉपर वे होना, प्रॉपर दिशा होना। और ये 15 प्रश्न आपको वो प्रॉपर दिशा बताएंगे। जी हाँ, आपको एक प्रॉपर रास्ता बताएंगे कि आपको अब किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर चल के तैयारी करना है। तो दोस्तों, ये 15 प्रश्न हैं जो इस एग्जाम 2026 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अगर आप लोगों को वाकई में चिंता है रिजल्ट की, और वाकई में आप लोगों को तैयारी अब करनी है, भले ही 5 दिन बचे लेकिन अब भी तैयारी करना है, अब भी आप लोगों ने हार नहीं मानी, पढ़ नहीं पाए हो अभी तक, लेकिन फिर भी अब भी हार नहीं मानी है, तो ये 15 प्रश्नों की गांठ बांध लीजिए आज से। और अब से नहीं, अभी से मोबाइल नीचे रख करके अभी से तैयारी करना। इन प्रश्नों के आंसर निकाल के तैयारी करना प्रारंभ कर दो। और आंसर कहां से निकालना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। मात्र 5 मिनट और रुक जाइए, 5 मिनट और रुक जाइए। इन प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे ये भी मैं आपको बता करके जाऊंगा। और हो सका तो मैं आपको PDF भी देकर जाऊंगा इन प्रश्नों के उत्तरों की, वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। थोड़ा सा रुकिए ना। चलिए अब जरा बात करते हैं, ये देखिए 15 की जगह पर ये 16 प्रश्न शायद हो रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है। यहां से 12 कंप्लीट हो चुके थे। ये 15वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न आपका, गुट निरपेक्षता क्या होती है। ठीक है, गुट निरपेक्षता क्या होती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य, विशेषता और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है। समझते हो ना गुट निरपेक्षता के बारे में, क्या होती है गुट निरपेक्षता, है ना। तो गुट निरपेक्षता का उद्देश्य क्या है वो देख लेना, इसकी विशेषताएं देख लेना, और भारत इसमें शामिल है या भारत का क्या कहना है गुट निरपेक्षता के बारे में बता दीजिए जरा। गुट निरपेक्षता का नेता है भारत तो दरअसल, है ना। तो आपको अच्छे से बताना इस कॉन्सेप्ट के बारे में कंप्लीटली। ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एज ए बोनस के रूप में मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न और दे रहा हूं, लेकिन वो लघु प्रकृति के दे रहा हूं। जी हाँ, लघु प्रकृति के 10-11 प्रश्न और ले जाइए। अगर आपको पढ़ने में अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है और आप वाकई में कोई भी चांस छोड़ना ही नहीं चाहते एग्जाम से मुंह लटका के आने का, तो ये 10-11 प्रश्न मैं और दे रहा हूं लघु प्रकृति वाले। वो 8-10 लाइन वाले छोटे छोटे प्रश्न, उनको भी आप लोग एक दृष्टि से एक नजर उनका रिवीजन लगा लेना। लेकिन पहले इन प्रश्नों को पढ़ना है आपको। ये प्रश्न अच्छे से तैयारी कर लीजिए, उसके बाद में एक नजर कुछ उन प्रश्नों पर भी डाल दीजिए जो मैं आपको अब देने वाला हूं। 10 लघुत्तरीय प्रश्न आपको दे रहा हूं, सुनिए। राष्ट्रवाद पहला मुद्दा, एक कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट में प्रश्न दूंगा आपको। राष्ट्रवाद क्या होता है बता दीजिएगा, उदय के 2 कारण बताना है खाली, है ना। अगला प्रश्न, बिस्मार्क और समाजवाद दोनों को पर एक टिप्पणी करनी है। अगला प्रश्न, यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक नीति अफ्रीका के विभाजन का कारण बनी थी, क्यों बनी थी, यह रीजन बताना है आपको। प्रश्न नंबर 4 है, पूर्वी समस्या क्या थी बताना है आपको। पूर्वी समस्या, है ना, उससे कौन कौन से मुद्दे थे, है ना, और इनके कारण से पूर्वी समस्या विवादग्रस्त रही, मतलब कुल मिलाकर के इस पूर्वी समस्या के पीछे कौन से कारण थे वो भी आपको बताना है। 5 नंबर में आपको 2 कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, टिप्पणी करनी है, पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे वैसे नहीं है। एग्जाम में देखे 10 साल के निचोड़ है ये, 10 साल के पेपरों का निचोड़ है, ऐसा वैसा नहीं है दोस्तों। बहुत मेहनत के साथ ये प्रश्न आते हैं, ऐसे नहीं जाते ना उठ करके। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, 1911 की रूसी क्रांति क्या थी, आपको इसको बताना है, इसके कारण क्या रहे, इसके प्रभाव क्या रहे, वो दीर्घ प्रकृति के प्रश्न में पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि 1917 की रूसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जीके मिल जाएगा, आपके जीके तैयार हो जाएगा। वो दीर्घ प्रकृति प्रश्न में आपको बहुत सहयोग करेगा ये। प्रश्न नंबर 7 को लीजिए, राष्ट्र संघ के द्वारा निशस्त्रीकरण के, है ना, प्रयत्नों का मूल्यांकन करना है आपको। निशस्त्रीकरण के क्या प्रयत्न, हालांकि इससे जो है ना निशस्त्रीकरण टाइप के जो सिर्फ प्रयत्न ही होते हैं, है ना, फाइलों में ही दबके रह जाते हैं, ऐसे प्लान कभी आते तो नहीं है। लेकिन फिर भी अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, है ना, क्योंकि हम तो स्टूडेंट है, अभी थोड़े बड़े हो जाइए, सरकार में भाग लीजिए, उसके बाद में जो चेंज करना करते रहिएगा बाद में, लेकिन अभी तो पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, टिप्पणी करने के लिए फिर से 2 कॉन्सेप्ट आपको दिए गए, प्रथम अफीम युद्ध और दूसरा अफीम युद्ध। ठीक है,
प्रथम विश्व युद्ध नहीं है ये प्रथम अफीम युद्ध और दूसरा अफीम युद्ध, ठीक है, दोनों अफीम युद्धों के बारे में आपको चर्चा करनी है। अगला प्रश्न है जापान के आधुनिकीकरण और सैन्यवाद के उदय के बीच में क्या संबंध है, इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण और प्रभाव बता दीजिए। प्रश्न नंबर 10 को देखिए, द्वितीय चीन जापान युद्ध के कारण और घटना और परिणाम के बारे में बता दीजिए। और एक आखिरी प्रश्न और ले लीजिए, तृतीय विश्व शब्द का क्या अर्थ है, विशेषता और इन दो देशों की, तृतीय विश्व युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, तृतीय विश्व की बात कर रहा हूं। तो तीसरी दुनिया क्या है, क्या समझते हो तीसरी दुनिया से, इसकी क्या विशेषता है, और इस तीसरी दुनिया में जो देश शामिल है उन देशों की समस्या क्या है, ये बता दीजिए। अब मैं दोस्तों पूरे डंके की चोट पर बोल सकता हूं, अगर जो प्रश्न मैंने आपको आज दिए हैं, 15 प्रश्न और 11 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, इनकी अगर आपने तैयारी कर ली तो बाद में एग्जाम के बाद आकर के मुझसे आप डायरेक्टली मिल सकते हो, डायरेक्ट मिल लीजिए, अगर रिजल्ट आपका बेकार जाए तो डायरेक्ट मिल सकते हो आप लोग मुझसे, है ना। सारे प्रश्न सटीक है, सारे प्रश्न एग्जाम 2026 के लिए है। जी जान लगाकर इसकी तैयारी करना चालू कर दीजिए। बीच में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकता हूं इसके आंसरों की, दोस्त लेकिन ध्यान सुनिएगा, अगर आपको जो प्रश्न मैंने आज ही अभी आपको दिए हैं, अगर इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, कस्टमाइज तरीके से लिखने के लिए, जो 1-2 दिन में पूरी तरह कंप्लीट पढ़ा जाए और वो याद भी रह जाए, क्योंकि आसान भाषा में लिखे गए हैं, आप 2-3 बार रिवीजन लगा पाए बचे हुए 5 दिनों में, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान हमारे यहीं से लेना होगा। जी हाँ, सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, जैसे एक नोट्स अगर मात्र आपको आज के विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं में 1453 से 1870 वाले इस दूसरे पार्ट की है ना, जो मेजर वाला पार्ट है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आंसर शीट चाहिए, तो उसके लिए आपको 99 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव सारे सब्जेक्टों की नोट्स मिल जाए, आंसर शीट मिल जाए, तो उसके लिए आपको 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दिए गए इस नंबर पर आप सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पर, आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा कैसे सब्सक्रिप्शन प्लान है। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखिए दोस्तों, इस 249 वाले प्लान में फाउंडेशन कोर्स इंक्लूड नहीं है, उसके लिए अलग से प्लान लेना होता है 149 वाला, जिसमें फाउंडेशन में चारों ही नोट्स आपको अवेलेबल करवाई जाती है। क्लियर है, तो फाउंडेशन के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, नंबर सेम रहेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के नंबर पर सेंड करना है। क्लियर, प्रोसेस लेने का सिर्फ एक सिंपल सा यही तरीका है, पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। लेकिन अगर आप टीवी में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं, तो शायद आपके लिए स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉन्टेक्ट कर लीजिए, और नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। क्लियर है, चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले किसी अन्य मॉडल पेपर में, अगले गेस्ट पेपर के साथ में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगला कौन से पेपर के आप टॉप एमसीक्यू या फिर टॉप 15 वाले क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हो, मैं जल्दी से उसी सब्जेक्ट पर लेकर के आप लोगों के लिए आऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो यार एक लाइक तो बनता है वीडियो को, मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए इतने आईएमपी क्वेश्चन निकाल करके लाता हूँ, और नए हैं चैनल पर अभी भी आए हैं, तो आपको हर अपडेट देता रहूं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।